आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2026 के पूछे गए अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बिल्कुल यूनिक मेथड से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेके 100 तक के विषम धनात्मक पूर्णांकों के योग तथा 150 से लेके 200 तक के सम धनात्मक पूर्णांकों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर में इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो निशाना लगा दिया है। देखिए कैसे, एक तो अनुपात में आपसे पूछ लिया, दूसरा ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको योगफल आता है कि नहीं। तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। पहला इसका जितना भी ऑप्शन है ना, सब में देखिए पहला टर्म अनुपात का जो है सेम है। मतलब हम लोग अगर दूसरा टर्म पे विचार करें तो हम आंसर बहुत जल्दी से दे सकते हैं। दूसरा टर्म क्या होगा भाई? 150 से लेके 200 तक के सम धनात्मक पूर्णांकों का योग। 150 से लेके सम 200 तक के सम धनात्मक पूर्णांकों का योग। अब देखिए सम संख्या की बात हो रही है, 150 के बाद क्या आएगा? 152 आएगा, उसके बाद 154 आएगा, इसी प्रकार से लास्ट में क्या है? 200 है। ठीक है, तो यहां से हम n निकाल सकते हैं। कितने टर्म है ये निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। 200 में से 150 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50। और देखिए कॉमन अंतर कितना आ रहा है सब में? 2 का। नहीं, क्योंकि धनात्मक और चाहे वो सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, ठीक है, तो सार्वंतर क्या हो जाता है? 2 से, तो बटा 2 करेंगे, क्या आ गया? 25 प्लस 1 अर्थात 26 टर्म है। कितने टर्म है? 26 टर्म। अब देखिए योगफल कैसे हम लोग निकालते हैं? एसएन याद है? एसएन कैसे निकालते हैं? n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है और एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। अब n/2 तो हम लोग करने वाले हैं और n का मान है 26। 26 बटा 2 करेंगे तो 13, अर्थात दूसरा टर्म मेरा जो भी होगा वो 13 से विभाजित होने वाला ही होगा। क्या ऐसा कोई है? देखिए 71 ये 13 से विभाजित नहीं है, 81 13 से विभाजित नहीं है, 91 13 से विभाजित है, 11 13 से विभाजित नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, इसीलिए अब हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे रुक के हम अपना आंसर ले लेंगे और टाइम बचा लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर दो ऑप्शन ऐसा हो जाता जिसमें कि दूसरा टर्म जो है वो 13 से विभाजित होता तो क्या करते? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। क्या आगे बढ़ जाते कि अब हम इसका योगफल निकाल लेते। क्या निकाल लेते? योगफल। योगफल तो आपको पता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। अब देखो n/2 का मान क्या आ गया है? 13। ए का मान कितना है? 150 और एल का मान कितना है? 200। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 350। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया। पहला टर्म क्या है? 1 से 100 तक के विषम पूर्णांकों का योग। 1 से लेके 100 तक में कितने विषम पूर्णांक होंगे? तो 50। ठीक है, 100 में 2 से भाग लगाएंगे 50, अर्थात 50 विषम पूर्णांक होंगे। क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेके लगातार 50 विषम हो गया हमारा, कंटिन्यू हो गया 50 विषम पूर्णांक। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपको पता है n स्क्वायर होता है, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 50 का स्क्वायर अर्थात 50 गुने 50। अब देखिए 50 से ये कट जाएगा आराम से, 7 5 35, 7 बार में 50 पूर्णांक 13 सते 51। ठीक है, तो अब और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः 280 180 और 115 रुपया है। रानू प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं जो है 4:4:3 के अनुपात में 6,555 रुपया में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार के कितने वस्तुएं खरीदी? देखिए भाई क्यू का जो रेशियो है ना वो 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 4 का जो मल्टीपल है वो दो ऑप्शन है, ए और डी पहले खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन है, इस दोनों में से किसी एक को हमें चुनना है। वो कैसे होगा? अब देखो भाई आगे हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का कीमत 180 रुपया है। नहीं, अगर इसको देखते हैं तो ये किससे किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, बहुत सारा ऐसा संख्या हो जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन
हमें सिर्फ इसी दो ऑप्शन में से किसी एक को छांटना है ना, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वाला अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं 3 को उठा लेते हैं, ठीक है, 3 से कटने वाला, 4 से कटने वाला तो है ही, और 3 से कटने वाला, अर्थात 4 और 3 का एलसीएम से कटने वाला। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। नहीं, तो 12 से कटने वाला बी ही है, सी तो होगा नहीं, तो सी कट गया, खत्म। तो इस तरह से हमने ऑप्शन से इसे हटा लिया, आंसर आंसर दे दिए विदाउट ज्यादा सॉल्यूशन किए हुए, बिना कैलकुलेशन किए हुए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके स्मार्ट अप्रोच अपनाए और इसका जवाब दे दिए। ठीक ना? अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई, स्मार्ट अप्रोच अगर आप नहीं अपना सकते हैं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपको बेसिक पता नहीं है। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको बेसिक भी सिखा देंगे। अब देखिए कैसे इसका बेसिक बनेगा भाई। मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है, तो ये क्या हो जाएगा? p प्रकार का वस्तु कितना हो जाएगा? 4x, q प्रकार का भी 4x, और r प्रकार का कितना हो जाएगा? 3x। ऐसा नहीं, और एक वस्तु का कीमत 280 है p प्रकार का, तो 4x वस्तु का कितना कीमत हो जाएगा? तो 280 गुने 4x। q प्रकार का वस्तु का कुल कीमत कितना हो जाएगा? 4x गुने 180। और आर प्रकार के वस्तु का, एक वस्तु का कीमत है 115, तो 3x वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? इतना। इस तरह से कुल प्राइस निकलेगा, जो कि दिया हुआ है 6555। नहीं, अब इन सबको अगर हम लोग गुना करते हैं, इन सबको गुना करते हैं, कितना आ रहा है इधर से? 8 चौके 32 का 2, बाकी रहा 3, 4 गुना 8 3 11, और एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए x। 18 चौके 72 x, अगर पिया 115 था ना, तो 345 हो जाएगा। 345 x बराबर 6555। इन सबको अब ऐड कीजिए थोड़ा सावधानी से। देखिए, जब भी ऐड हो या मल्टीप्लिकेशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, सावधानी बरतना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो गलत ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। नहीं, तो सबको जोड़ लेते हैं। 5 0 0, 5 4 2 6 2 8, 3 7 3 10, 1 11, एक बाकी एक ही सिर्फ यहाँ पे है, तो एक एक क्या हो जाएगा? 2। x है सब में, तो x क्लियर बराबर 6 5 5 5। ये देखिए, इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये पूरा पूरा 3 से कट जाता है आराम से, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है? q प्रकार की वस्तु, तो q प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं भाई? 4x, तो 4 गुना 3 क्या हो गया? 12। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी हम आपको बहुत आसानी से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लिए होंगे, हम ऑप्शन से ही आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना सिखा देंगे। ठीक ना? तो कुछ बेसिक चीजें पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि आय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च। अगर हमें बचत निकालनी है तो आय में खर्च को माइनस कर देंगे, अगर खर्च निकालनी है तो भी आय में बचत माइनस हो जाएगा। नहीं, आय इनकम, खर्च बचत, से भी एक्सपेंडिचर इनकम, ये सब तो आपको समझ में आती ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि इस सवाल को बिना लंबा कैलकुलेशन किए ऑप्शन को देख के कैसे निकालेंगे। नहीं, तो हमें निकालना है भाई अजय की मासिक आय। तो आय वाला अनुपात देखिए है 6:7। नहीं, तो आंसर मेरा क्या होगा कि जो 6 से कटने वाला होगा, क्योंकि अजय की मासिक आय हमें बतानी है, और अजय का जो रेशियो वाला हिस्सा है वो 6 है। तो आंसर क्या होगा? जो 6 से कटने वाला होगा। इसको जरा सा देखिए, 6 4 10 7 17, ये नहीं कटेगा। और यहाँ से देखते हैं तो ये भाई कट सकता, ये कटेगा, तो इसको रख लेते हैं अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, 6 6 12 7 19, ये भी नहीं कटेगा। 7 5 12 6 18, ये भी कटेगा। अब दो ऑप्शन ऐसा टकरा गया, अब क्या करें? अब क्या करें? चलिए, दो ऑप्शन अगर टकरा गया तो अब क्या करें? अब आगे की बात हम सिखाते हैं क्या करना है। भाई ये
आय का रेशियो दिया हुआ है। अब बचत का रेशियो पे आते हैं। बचत का रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, 2:4। क्या दिया हुआ है, 2:4। ये आपको जरा ध्यान से देखिए भाई, इसका सरलतम रूप 1:2 होगा। नहीं, 2:4 का सरलतम रूप क्या होगा, 1:2। तो हम सरलतम रूप वाला रेशियो लिख रहे हैं 1:2। ये किसका है, आय का, याद रखिएगा भाई, आय का। और ये क्या है, व्यय का। अब हमें आय पे आना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, 6 गुना 2 क्या हो गया, 12। 7 गुना 1 7 है। अंतर लीजिए इस दोनों का, तो 12 और 7 का अंतर क्या हो जाएगा, 5x। अब x कहिएगा भाई क्यों लिए आप, हम मान लिए कि भाई हमें क्या निकालना है, अजय की मासिक आय। तो मासिक आय का जो अनुपात है ना, वो अनुपातिक राशि हम x माने हैं, तो इसीलिए हम x लगा दिए। क्लियर। अब बराबर में क्या लिखेंगे, देखो बचत कितना दिया हुआ है, 63,000। ठीक है, और भी कुछ लिखना है जी, लिखना है। आय तो हमें रखनी ही है, हटाना किसे है, व्यय को। अब देखो इस दोनों में क्या अंतर है, 2 और 1 में, तो 1 का अंतर है, तो 1 से गुना कर दीजिए। आप 1 से गुना करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इसीलिए लिखे क्योंकि नेक्स्ट सवाल में मान लीजिए यहाँ पे 5 और 4 रहता, 5 और 7 रहता, जिसमें ज्यादा अंतर होता, तो वहां तो आप फंस जाते, क्योंकि हम यहाँ बताए भाई अंतर से, अगर ये क्लियर नहीं करते होते। तो यहाँ पे जो भी अंतर रहेगा ना, व्यय वाला रेशियो का जो अंतर रहेगा, उससे इसमें गुना कर देना है। ठीक है, कटाइए तो कटता है, 12 पंचे 60, 3 बचा, 3 पर 0 30, 6 पंचे 30, 2 गो 0, 12,600। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 12,600। नहीं, हमें निकालना क्या है, अजय की मौसिक आय। तो अजय की मौसिक आय क्या हो जाएगा, 6x ना, x का मान निकाल लिए। अजय का मासिक आय क्या हो जाएगा, 6x। तो x 12 से 12,600 में हम क्या करेंगे, इस 6 से गुना कर देंगे। तो बरछा देखिए, 6 के 36, 2 को 0 रहेगा ही, 6 गुना 12 3 15, 6 के 36 के 6, बाकी रहा 3, 6 गुना 12 3 15, 6 का 6 और बाकी एक 7, तो 7,000, सॉरी 75,600। ऑप्शन नंबर डी, 75,600। देखिए यहां भी आप टाइम बचा सकते थे, कैसे, जैसे हम कि यहाँ गुना किए ना भाई, 6 के 36, तो लास्ट वाला 6 वाला होगा। तो देखिए इसमें ये तो पहले ही कट चुका है, ये ऑप्शन मेरा पहले ही खत्म हो चुका है, ये ऑप्शन मेरा पहले ही खत्म हो चुका है। तब तो एक ही ऑप्शन बचा था ना, इसी दोनों में से हमको हटाना था, तो एक ही ऑप्शन तो बचा था, जहाँ पे 6 आ रहा था 00 के बाद। नहीं, तो यहाँ से भी हम कुछ टाइम बचा सकते थे। ये तो हुआ आपका शॉर्ट तरीका। अब हम आपको इसका बेसिक तरीका भी समझाते हैं, क्योंकि बिना बेसिक शॉर्ट मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आपको बेसिक तरीका सिखाते हैं भाई। अगर अनुपातिक, ये जो आय वाला है उसका अनुपातिक राशि हम x मानेंगे, तो अजय का आय क्या हो जाएगा, 6x। अजय है और अमित है, नहीं, अमित का क्या हो जाएगा, 7x। व्यय अगर y मान लेंगे तो भाई अजय का व्यय क्या हो जाएगा, 2y, और अमित का क्या हो जाएगा, 4y। क्योंकि इसका सरलतम रूप हम लिख लिए हैं तो वही लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, y और 2y। हो गया। अब देखिए आय है ये, आय में अगर हम व्यय को, आय में अगर हम व्यय को घटाएंगे, अर्थात 6x में अगर y को घटाएंगे, 6x माइनस y करेंगे, तो बराबर में क्या होगा, 6300। क्योंकि ये आय है और आय में हम क्या घटा रहे हैं, व्यय, तो निकलेगा बचत, जो कि दिया हुआ है प्रश्न में।
दूसरा देखिए 7x में 2y घटाएंगे तो भी 63,000 ही निकलेगा। इसको मिटा दें। देखो भाई ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इसे सोल्व करने मेरे ख्याल से सब लोगों को आता होगा, नहीं? हम y को बराबर करते हैं, अगर y को बराबर करेंगे तो देखो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो करते हैं 2 से गुना। 6 गुना 2 क्या आ जाएगा भाई? 12x माइनस 2y बराबर, ऐसा करते हैं गुना इसी में रहने देते हैं हम, थोड़ा समझने की बात है ना। 6 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे देखिए x वाला भाग, 1 से इधर गुना होगा तो 1 गुना 7x करेंगे तो 7x ही रहेगा। तो 6x में माइनस, समीकरण को हल कैसे करेंगे? फिर माइनस लगाएंगे, घटाएंगे, तो ये यहाँ पे जोड़ हो जाएगा और यहाँ पे घटा हो जाएगा। 2 से गुना होगा तो 12x और 1 से गुना होगा तो 7x। 12x में 7x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5x। और इसमें देखो भाई जब 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। माइनस 2y और प्लस 2y ये तो कट जाएगा ना, y का कहानी खत्म। अब इधर आइए, इधर भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अपनाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे फिर घटाएंगे, नहीं। दोनों में चूंकि 63,000 है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2, इधर क्या बचेगा? 1, और 2 में 1 घटा देंगे तो 1 है ना, 1 से गुना करे या ना करे। देखो भाई यहाँ से कट जाएगा, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, x पे आ गए 12,600। अब आपको क्या निकालना है? अजय का आय। तो अजय का अनुपात क्या है? 6 वाला, 6x। तो इसमें 12,600 में 6 से गुना कर देंगे तो अजय का निकल जाएगा। अगर अमित का पूछता तो 7 से गुना कर देते, ठीक ना। तो अब देखिए, अब आपको जो हम शॉर्ट तरीका समझाए थे ना, उसकी महत्ता आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार हम शॉर्ट बता देते हैं आपको कैसे बनाएंगे। अनुपात जो है लिख लिए, अनुपात चूंकि दिया ही रहता है तो लिखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप माइंड में भी इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इस बार पिछले बार हम लिख के समझा चुके हैं, अब माइंड में सोल्व करके बताते हैं क्या। दूसरा अनुपात देखो भाई 1:2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 6 गुना 2 12 और 7 1 का 7, तो 12 और 7 का अंतर क्या हुआ? 5। नहीं, एक अनुपातिक राशि x लगा दिया। अब 63,000 जो बचत दिया हुआ है बराबर में 63,000 लिखे। क्योंकि हमें आय निकालनी है तो व्यय वाला जो रेशियो है ना, इसका अंतर कितना है उससे इसमें गुना कीजिए। क्यों गुना करते हैं? तो बेसिक में ये सब चीजें क्लियर हो गया है। इसका अंतर देखो 1 ही निकल के आ रहा है तो 1 ही से गुना करेंगे, 5 से कट गया। जहां उतना समीकरण बनाए यहाँ एक ही बार में पहुंच गए, नहीं। अब हमें अजय की आय बताना है तो 6 से इसमें गुना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा डी। इसमें 6 से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 75,600। अब आपके मन में आया होगा कि सर अगर इसमें व्यय कहता निकालने तो कैसे निकालते? तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, माइक्रोफोन चल रहा है ना, ठीक है। तो अगर इसमें व्यय निकालने कहता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, उसे भी हम शॉर्ट तरीके से निकाल लेते। देखो कैसे, ये वाला जो डिफरेंस है वो सेम रहता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा लेते। तो 6 गुना 12, 7 1 का 7, अंतर क्या आया? 5, ठीक है ना। अंतर क्या आया? 5 बराबर। अब देखो चूंकि हम इसको आय वाले को x कहे थे तो व्यय वाले को y कह लेते हैं, तो इसमें y लगा देंगे। ऐसा x y का कोई लफड़ा नहीं है, पी क्यू जो आपका मानना है कर सकते हैं। बराबर में 63,000 लिखेंगे ही, लेकिन इस बार जो यहाँ पे गुना होगा ना, अब इसके अंतर से नहीं होगा क्योंकि अब हमें व्यय निकालना है। जो अगर व्यय निकालना है तो आय वाले अनुपात से होगा, ठीक ना। आय का अनुपात 6:7 है, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है? 1, तो 1 से गुना करेंगे। हम यहाँ इसीलिए बता रहे हैं भाई,
दूसरा मान लो रेशियो रहेगा जिसमें अंतर, जैसे यहाँ 6 रहता, यहाँ 13 रहता सपोज, तो अंतर तो आ रहा है ना 7, यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है तो हम 1 से गुणा कर लिए, तो 5 से कटाएंगे तो 12,000 क्या आ जाएगा 600। आपको अगर अजय का व्यय कहता तो भाई अजय का व्यय क्या है, एक ही तो है, y ही तो है, तो y का मान निकल गया 12,600 हो गया। ठीक है, अगर हमें कहता अमित का व्यय बताइए तो y का मान कितना निकला 12,600, इसमें गुना कितना से कर देते 2 से, नहीं हो गया आंसर। अब नेक्स्ट